तो फिर हम आज देखेंगे कि कोई भी केस रहता है तो केस के अंदर जो जनरल कंसेप्ट कौन से हैं। और अभी जो पूरा केस हम देखते हैं वो है आ, दविंदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो SC ST में सब क्लासिफिकेशन का जो जजमेंट अभी 1 अगस्त को आया है 2024, और 7 जजेस की बेंच के थ्रू आया है। ये जो पूरा केस है उसकी जो भी डिटेल्स है वो हम चेक करेंगे, पर ये पूरा केस पूरा का पूरा एट अ वन गो हम लोग जो उसकी हाइलाइट्स हैं वो देखने वाले हैं आज। पर ये हाइलाइट्स देखने से पहले कुछ जनरल कंसेप्ट देख लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इजी हो जाए। तो फिर सबसे पहले जो है वो है डिफरेंट देखते रहेंगे, यानी सभी केस में हम देखते हैं कि कोई ना कोई आर्टिकल का सपोर्ट लेके आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल है। वो आर्टिकल बहुत सारी सोशल जस्टिस, सोशल साइंस, लॉ, काफ़ी सारा स्टडी करने के बाद ये आर्टिकल्स को बनाया जाता है, राइट। तो बेसिकली ये आर्टिकल्स का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ये आर्टिकल्स का रेफरेंस लेके जो जो जस्टिस है, यानी कि जो भी केस लड़े जाते हैं उसकी आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट किया जाए, राइट। तो लॉस के आगे भी है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्ट कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है उसका बेस रखता है वो। तो आर्टिकल्स बेस रखता है। फिर उसके बाद क्या है, स्टेट लेवल लॉज रहते हैं, यानी हर एक स्टेट जो होता है वो अपने विधानसभा से, अपनी हाई कोर्ट का सपोर्ट वगैरह लेके जो लॉज बनाता है वो स्टेट लेवल लॉज रहता है। जैसे कि यहाँ पे पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006, ये एक पंजाब स्टेट बेस्ड एक लॉ है। ऐसे ही हरियाणा का भी है, ऐसे ही आंध्र प्रदेश का भी है, राइट। तो वो स्टेट लेवल लॉज रहते हैं। अभी ओल्ड जजमेंट्स रहते हैं। जब भी केस हम लोग चेक करते हैं तो काफ़ी सारे ओल्ड जजमेंट के सपोर्ट के हिसाब से वो जजमेंट लेते हैं। आइदर जजेस लेते हैं या फिर जो भी केस लड़ा जाता है वहाँ पे जो भी लॉयर्स रहते हैं वो सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स ओल्ड जजमेंट के बेस पे रखते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड जजमेंट जैसे कि यहाँ पे ईवी चिन्नैया का है, इंदिरा शाहनी का, ये सारे जो ओल्ड जजमेंट्स है उसके बेस पे ये लोग आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हमको अभी जो सब क्लासिफिकेशन, यानी कि पेटा वर्गीकरण की जो भी केसेस जो अभी जजमेंट आया है 1 अगस्त 2024, उसके अंदर हमको ये सारे ओल्ड जजमेंट्स देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स। अभी सर्टेन प्रिंसिपल्स है जो अ, अपना जो संविधान है वो भी, यानी मोरलेस जो भी ब्रिटिश लोग थे उनके संविधान, US का संविधान वगैरह स्टडी करके बनाएंगे। तो जो सर्टेन उसमें टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि ये पारी मटेरिया, ये एक लेटिन टर्म है, लेटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है इन द सेम मैटर। तो ऐसे जो टर्म्स है वो सीधे के सीधे ले लिए गए हैं, जो ओल्ड लॉज, ब्रिटिश लॉज है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से ले लिए गए, क्योंकि वो साइंटिफिकली वैसे ही काम करते थे। तो वो जो उसको हमारे संविधान में अभी एज अ प्रिंसिपल लिया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा ओल्डर रहते हैं और वो इन अ वे अबाउ लॉ काम करते हैं, क्योंकि वो बहुत लॉजिकल और साइंटिफिकल वे से बहुत नज़दीक होते हैं जजमेंट लेने के लिए। तो वैसे वर्ड्स या फिर वैसी जो भी मैटर है उसको प्रिंसिपल्स बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं बेंच। बेंच होती है ग्रुप ऑफ जजेस। ये एक टर्मिनोलॉजी है। बेसिकली कोई भी केस लोग 3 जजेस, 5 जजेस ऐसे बेंच बिठाते हैं जैसे भी रिक्वायरमेंट्स हो। अभी वाली जो है वो 7 जजेस की है। उसके बाद होती है सर्टेन फैक्ट्स होती है, वो अपने फेवर में होती है, अगेंस्ट में होती है, राइट। अभी ये वाला जो सब क्लासिफिकेशन वाला केस जो है वो कोई क्रिमिनल केस नहीं है, राइट। तो ये एज अ जनरल केस लड़ा जाता है। तो
वो हम आगे देखेंगे। अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो टोटल 9 पॉइंट्स है। ये 9 के 9 पॉइंट जो है वो उसके ईयर के हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो 1975 का है, और ये जो पूरी स्लाइड है उसके अंदर हम लोग ने कलर डिवीजन कर दिया है, यानी कि कुछ पॉइंट्स ये ऐसे पिंक में है, पिंक को हम अज्यूम कर लेते हैं कि रेड है, यानी कि ये जो सारी चीजें है, जो भी मैटर है वो सारे अगेंस्ट जा रहे हैं, और जो भी हाईलाइट नहीं किया है वो ऐसे जनरल रीडिंग है। जो भी ग्रीन में हाईलाइट कर किया है वो अपने फेवर में जा रहा है, यानी सर्टेन फैक्ट्स होती है वो अगेंस्ट में जाती है, सर्टेन फैक्ट्स होती है वो फेवर में जाती है। अब डिफरेंट डिफरेंट साल में कुछ चीजें अगेंस्ट में रहती है, कुछ चीजें फेवर में रहती है, अगेंस्ट में रहती है, फेवर में, ऐसे केस आगे बढ़ता जाता है और फाइनली उसका जजमेंट आता है। ओके, तो हम लोग पहले से चालू करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है 1975, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इश्यूड अ नोटिफिकेशन डिवाइडिंग एग्जिस्टिंग 25 रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इंटू टू कैटेगरीज। अब हम ये लाइन पे देखेंगे तो पूरा इंग्लिश में लिखा है, पर इसका अंडरस्टैंडिंग देखेंगे तो सबसे पहले तो इसकी साल देख लेते हैं। 1975 काफी पुराना जजमेंट है, काफी पुराना बोलेंगे तो एक लॉ है पंजाब का, और उसके हिसाब से 1975 से ये लोग वाल्मीकि और सभी सिख को जो भी एससी कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है, उसमें 25% रिजर्वेशन में, उसमें हाफ ऑफ द रिजर्वेशन ये कैटेगरीज को मिलता है। राइट, तो ये फर्स्ट फैक्ट है जो 1975 का फर्स्ट रेफरेंस है पंजाब का, यानी कि वो लोग ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट को एक टाइप की सब कैटेगराइज्ड वे में रिजर्वेशन दे रहे थे पंजाब में। राइट, तो ये फर्स्ट फैक्ट है कि सब कैटेगराइजेशन ऑलरेडी था। ये जो 25% रिजर्वेशन है एससी, उसके अंदर हाफ ऑफ द सीट्स ये दो ही कास्ट को दे रहे थे, यानी कि सब कैटेगराइजेशन हो रखा था ऑलरेडी, इसीलिए इसको रेड में रखा है 1975 में। यानी कि सारे जजमेंट जो सब कैटेगराइजेशन के फेवर में आते हैं वो उसको हमने रेड में रखा है। अभी सेकंड आता है इंदिरा सोनी केस। वो जब 1992 में मंडल कमीशन आया था, यानी ओबीसी को अभी रिजर्वेशन मिलना है, वो सिचुएशन में आया था। तब क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट अलाउड सब क्लासिफिकेशन विद इन ओबीसी, तो ये इंदिरा सोनी का केस भी हुआ और ये मंडल कमीशन की वजह से ओबीसी को रिजर्वेशन भी मिला और उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन उसी टाइम आ गया। राइट, तो एससी में भी सब क्लासिफिकेशन 1975 से था, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ पंजाब। फिर 1992 में ओबीसी आए, ओबीसी को भी सब क्लासिफिकेशन था among different groups. Application to others category. This reasoning led to some argue that similar subclassification could be applied to the categories SCs. Right? तो एक ही स्टेट में था, पूरे देश में नहीं था, यानी एज अ जनरल कोई लॉ नहीं था। राइट, तो जब मंडल कमीशन आया और इंदिरा सोनी का केस आया तो ओबीसी में तो था ही सब क्लासिफिकेशन, अभी उस टाइम एससी और एसटी के अंदर भी यही चीज अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये लोगों ने एक बोले तो उसको चैलेंज ही किया। तो इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हेल्ड दैट रिजर्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड इन प्रमोशन, उस टाइम प्रमोशन में नहीं था, और द क्रीमी लेयर इज ओनली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी एंड नॉट फॉर एस सी एस टी। यहाँ तक ये फैक्ट है। राइट, तो हम देख लेते हैं कि 1992 तक ये सारी फैक्ट्स वहाँ पे है, यानी कि सब क्लासिफिकेशन उस टाइम भी था पर ओबीसी में था और एससी में भी था, पर पर्टिकुलर कुछ कुछ स्टेट्स में। राइट, अभी देखते हैं थर्ड सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो ग्रीन है, यानी चेन्नैया का केस जब 2004 में आया, वो केस काफी फिनोमिनल केस था, क्योंकि
वो केस में जो होमोजेनिटी ऑफ द क्लास है उसको चेक किया। एट द सेम टाइम आर्टिकल 14-15 जिसमें इक्वालिटी इन द जो स्टेट की सर्विसेज है उसके अंदर वो सारे रेफरेंस है, और एक प्रेसिडेंशियल जो 341 का आर्टिकल है उसकी लिस्ट को टिंकरिंग कर रहा है सब क्लासिफिकेशन। ये दो आर्ग्यूमेंट रख के 2004 में चिन्नैया का केस जो था उसमें सब कैटेगराइजेशन को चैलेंज कर दिया गया। यानी ये सब कैटेगराइजेशन करने के अगेंस्ट गया व्यक्ति। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रीन रखा है ये पार्ट को। अब उसके बाद 2006 में क्या होता है, पंजाब गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है जिसको बोलते हैं पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006। अभी एक्ट री इन्फोर्स द फर्स्ट प्रेफरेंस रिजर्वेशन फॉर द वाल्मीकि समाज, यानी जो 1975 में था वैसी ही सिचुएशन ये लोग फिर से 2006 में लेके आए। पर उसके बाद क्या होता है, 2010 मार्च 29 को पंजाब और हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में भी ऐसा ही एक चमारों के लिए और पंजाब में वाल्मीकि और सिख के लिए, ये दोनों स्टेट में ऐसे सब क्लासिफिकेशन टाइप के लॉज स्टेट लेवल पे चल रहे थे। अब हाईकोर्ट एक रिट पास कर देता है, बिकॉज जो चिन्नैया का केस होता है 2004 के अंदर उसका रेफरेंस लेके हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट के पास पावर रहता है कुछ भी जो एग्जिस्टिंग जजमेंट्स होते हैं उसको चैलेंज करने के लिए। तो उन लोगों ने एक रिट पास कर दिया। तो 2010 में ये बेसिकली चैलेंज हो गया, ये जो पंजाब वाला जो भी एक्ट था वो चैलेंज हो गया। दिस प्रोविजन ऑफ पंजाब 2006 एक्ट बेस्ड ऑन एससी डिसीजन चिन्नैया लीडिंग टू अ सबसेक्शन। तो उसके बाद क्या किया, वो जो आर्टिकल 226 बेस पे जो हाईकोर्ट है उसने रीट पास किया, और जो पंजाब ने जो एक्ट था 2006 वाला उसको उन लोगों ने स्टॉप डाउन कर दिया, यानी कि एक तरीके से उसको स्टॉप कर दिया। तो जैसे ही स्टॉप करता है तो फिर अपील भी चालू हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि ये ऐसे कैसे बंद कर दिया, राइट। जो चल रहा था वो बिकॉज ऑफ अदर केसेस जैसे आंध्र प्रदेश का चिन्नैया केसेस, तो उसकी वजह से वहाँ की हाई कोर्ट ने उसको रीट पास करा के उसको चैलेंज कर दिया। बेसिकली चैलेंज करते हैं तब वो काइंड ऑफ इफेक्टिव नहीं रहता है, उसको फिर से वो चैलेंज को हमको प्रूव करना पड़ता है कि ये जो फैक्ट्स है अभी तक की वो करेक्ट थी। तो अभी चैलेंज जैसे हो गया तो उस पर डिबेट चलने लगे, लीगल डिबेट्स चलने लगे। द डिसीजन इन चेन्नई हैज स्पार्क डिबेट्स, फिर डिबेट्स चालू हो गए ये सिचुएशन पे, विद सम कंटेंटिंग दैट सब क्लासिफिकेशन शुड बी अलाउड इन एससी एज इट इज इन ओबीसी। जैसे एससी में है वैसे ओबीसी में देने चाहिए, सॉरी एससी में देने चाहिए क्योंकि ओबीसी में है। अभी 2014 आता है 20 अगस्त 3 जज की बेंच, क्योंकि अभी ये पूरा चैलेंज में है, राइट, चैलेंज सिचुएशन में क्या करते हैं, 3 जज की बेंच हियरिंग अपील चलती है। वो बोलते हैं कि 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को चेक करवाओ फॉर द करेक्टनेस ऑफ ईवी चेन्नैया, यानी ईवी चेन्नैया में जो भी जजमेंट आया है, क्योंकि वो जजमेंट के बाद नेशन वाइज सभी स्टेट्स को ये प्रॉब्लम आने लगे इसके इम्प्लीमेंटेशन सब क्लासिफिकेशन। तो उन लोगों ने 5 जज की एक बेंच बिठाई, और चेन्नैया वाला केस जो है उसकी करेक्टनेस चेक करवाने के लिए ये बेंच बिठाई बस। अब क्या आता है, 2018 आता है, तो यहाँ पे एक डिसीजन आता है जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता। उसके अंदर ये लोग ने रेफरेंस लिया है क्रीमी लेयर का, और उसके बेस पे सब क्लासिफिकेशन किया है। आप देखोगे कि चेन्नैया में जो भी है तो उसमें होमोजिनिटी यानी एक रूपता, बेसिकली कोई भी शेड्यूल कास्ट है, फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट में सारी जो जातियां है वो एक समान है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस जीनस, राइट। पर यहाँ पे इनकी आर्ग्यूमेंट थोड़ी डिफरेंट है। 2018 में जो जर्नैल सिंह है उसमें बोला है सब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द क्रीमिंग लेयर, यानी बेस्ड ऑन द
इनकम इनकम ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे इनकम ऑफ द फैमिली कंसिडरेशन किया है 2018 में। जबकि जबकि हम लोगों ने इनिशियली देख लिया था कि क्रीमी लेयर है, इंट्रासोनिक केस यानी 1992 में देख लेता है कि क्रीमी लेयर है, वो सिर्फ ओबीसी में लगता है, नॉट एप्लीकेबल फॉर SC ST। ओके, पर यहाँ पे 2018 में ये जर्नैल सिंह का केस आता है, वहां पे ये लोग SC में भी रिकंसिडरेशन किया है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, जो 1992 में जो भी आया था जजमेंट, वहां पे इसको भी क्रॉस कर रहा है। अभी देखते हैं 2018 में ही ये लोग ने क्या देखा कि जो आर्टिकल 341 है, 342 है, 342A है, वो तीनों तीन की मैटर लगभग सिमिलर है। तो अगर 1992 में ओबीसी को सब क्लासिफाई कर दिया गया है, तो फिर अगर ये तीनों तीन की मैटर सेम है, तो फिर SC ST को भी एज अ पैरीमेटिक है। ये एक प्रिंसिपल रहता है, कोई भी लॉ में लेटिन शब्द आते हैं तो एक प्रिंसिपल रहता है, वो काफी सारे दूसरे कंट्रीज के लॉ में भी वैसे ही चलते हैं, क्योंकि वो एक साइंटिफिक बेस्ड होती है या फिर लॉजिकल टर्म्स में होते हैं। इसलिए इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, क्योंकि वो साइंटिफिक या लॉजिकल टर्म्स में एकदम करेक्ट रहते हैं कोई भी सिचुएशन में। तो पारीमेटरिया करके ये जो प्रिंसिपल है, उसका मीनिंग होता है इन द सेम मैटर। तो ये लोग बोल रहे हैं कि आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 और 342A तो ओबीसी में लग सकता है, राइट, इंदिरा साहनी केस के बाद। तो फिर SC ST में भी क्यों नहीं लग सकता है, सब कैटेगराइज ऐसे बोल, पूरा बेस्ड ऑन द पारीमेटेरिया, राइट। अभी क्या होता है, ऑन 15 जुलाई 2022 पंजाब गवर्नमेंट पॉइंटेड आउट दैट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वाज राइट टू द इक्वालिटी। अभी ये लोग फिर से राइट टू इक्वालिटी यानी जो आर्टिकल 14 और 15 वाला जो पार्ट है, उसका सपोर्ट लिए थे ये लोग, वो भी स्टेट लेवल पे। और वो बोल रहे हैं कि राइट टू इक्वालिटी के लिए हम लोग ये करना चाहते हैं। फिर क्या बोलता है, सब क्लासिफिकेशन एज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट वाज परमिटेड बाय आर्टिकल 16(4), यानी ये आर्टिकल 14, 15, ये 16 का भी यूज करके ये बोलते हैं कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग ये सब क्लासिफिकेशन बेसिकली करना चाहते हैं। यानी ये आर्ग्यूमेंट्स चलती रहती है उन लोगों को, बेसिकली 14, 15, 16 पे ही आप ऊपर देखोगे तो चेन्नैया में यही आर्ग्यूमेंट की वजह से सब क्लासिफिकेशन नहीं होने दिया जाए, पर अभी लोग यही आर्ग्यूमेंट यूज करके सब क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। अभी आगे देखते हैं कि ऑन अक्टूबर 12, 2023 SC लिस्टेड द अपील, यानी सुप्रीम कोर्ट लिस्टेड द अपील फॉर हियरिंग ऑफ 7 जज बेंच। तो यहाँ से अभी जो भी CJI चंद्रचूड़ सिंह जो कि 7 जज बेंच है, वो उसका इनिशिएशन चालू होता है और उनको ये केस दिया जाता है फ्रॉम 17 जनवरी 2024। दिस केस इज एक्सपेक्टेड टू आंसर 2 प्राइमरी क्वेश्चंस। अगर ये केस में ये जो 7 जज वाली बेंच है, उसको मेन 2 क्वेश्चंस के आंसर लाने हैं। एक, सब क्लासिफिकेशन परमिटेड फॉर SC ST कैटेगरीज सिंस सेम इज परमिटेड फॉर OBC कैटेगरी, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि OBC को सब क्लासिफाइड किया गया है तो SC ST को भी करना चाहिए कि नहीं। और एट द सेम टाइम सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट लेजिस्लेचर कंपोनेंट टू इंट्रोड्यूस सब क्लासिफिकेशन विद इन द SC कैटेगरी और नॉट। यानी स्टेट का लेजिस्लेचर है, यानी राज्य लेवल का जो भी कायदे है, वो कैन बी इंट्रोड्यूस फॉर सब क्लासिफिकेशन, यानी वो कायदे बनाए जा सकते हैं सब क्लासिफिकेशन के लिए, वो चेकिंग के लिए ये 7 जज की बेंच बिठाएगी। और लास्ट में ऑन अगस्त 1, 2024 टॉप कोर्ट अपहेल्ड का मीनिंग होता है कंफर्म, यानी ये जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसने ये कंफर्म कर दिया कि वैलिडिटी ऑफ सब क्लास, यानी जो पेटा वर्गीकरण है वो वैलिड है, वो सही है। ऐसा करके उन लोगों ने जजमेंट दे दिया है कि SC ST में भी ऐसा होना चाहिए, राइट। तो उसकी काफ़ी सारी आर्ग्यूमेंट में हमने बेसिक आर्ग्यूमेंट ये भी दिखा, आर्टिकल 341, 342, इसमें जो पैरा मटीरिया है वो भी उन लोगों ने रिफर किया है। और बाकी की
आर्ग्यूमेंट्स भी अलग अलग उन लोगों ने जो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, ये भी उन लोगों ने जो आर्ग्यूमेंट्स है वो उसका सपोर्ट लिया है। राइट, मेरे ख्याल से मैंने एक्सप्लेन तो किया है, कुछ भी बाकी हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो।